दोस्तों, गुजरात चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद क्या कर्नाटक में कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी या राज्यवार जीतती आ रही बीजेपी कर्नाटक जीतने में भी सफल होगी? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मैं सारांश तिवारी आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम कर्नाटक असेंबली की बात करें तो कर्नाटक असेंबली 224 विधानसभा सीटों से मिलकर बनती है, जिसमें 113 सीट सरकार बनाने के लिए जरूरी होती है। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो कांग्रेस के पास लगभग 123 सीट है, 44 बीजेपी के पास और 40 जो है वो जेडीएस के पास है। यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए अहम चुनाव है, भविष्य की राजनीति के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि लगभग 15 एमपी यहां से पार्लियामेंट में जाते हैं। बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये साउथ में एंटर होने का एक गेट है। कर्नाटक जो है वो साउथ में एंटर होने का बीजेपी के लिए गेट है। बीजेपी पहले भी 2008 में यहाँ पे चुनाव जीत चुकी है। हालांकि जब भी इसका वोट परसेंट जो है वो कांग्रेस से कम था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सरकार और सीटें ज्यादा लेकर आई थी। अगर हम इसका हिस्ट्री देखें इस कर्नाटक की, तो 1985 से यहाँ पे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनी है, मतलब कि कोई भी सरकार दोबारा लौट कर वापस नहीं आई है। 2004 में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हुआ कि हंग असेंबली आई, मीन्स एक मिलीजुली सरकार आई। उसके बाद अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिक्स या इलेक्शन में जो फैक्टर होता है वो होता है कास्ट फैक्टर। कर्नाटक में भी ऐसा नहीं है कि कास्ट फैक्टर नहीं है, कर्नाटक में भी बहुत डीप लेवल पे कास्ट फैक्टर है। कर्नाटक में 2 मेजर डोमिनेंट कास्ट है, मतलब जो सबसे ज्यादा जो कास्ट जिन पे डिपेंड करता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो है वोकलिक्स और लिंगायत। लिंगायत और वोकलिक्स मिलकर लगभग 27% वोट शेयर रखते हैं अपना किसी चुनाव में। अभी तक अगर हम चुनाव देखें तो लगभग 5 चीफ मिनिस्टर जो है वो वोकलिक्स कम्युनिटी के रहे हैं और 7 जो है वो लिंगायत कम्युनिटी के रहे हैं। ये सही है कि वोकलिक्स और लिंगायत दोनों ओबीसी ग्रुप हैं, मतलब ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम देखें जैसे कि यूपी और बिहार में होता है, ये फ्रंटल ओबीसी ग्रुप्स है। जैसे यूपी में और बिहार में यादव और कुर्मी जो है वो फ्रंटल ओबीसी ग्रुप्स हैं, जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि यूपी और बिहार में होता है कि 2 MY समीकरण जो है, जैसे कि मुस्लिम यादव समीकरण या जो भी होता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कहा जाता है कि लिब्रा और अहिंदा। लिब्रा जो है वो लिंगायत और ब्राह्मण को मिलाकर बनता है, और अहिंदा जो है वो दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं उनको मिलाकर बनता है। लिब्रा जो है जैसे कि बताया कि लिंगायत और ब्राह्मण, तो ये मेजरली जो है वो बीजेपी का वोट बैंक है, और अहिंदा जो है वो कांग्रेस या जेडीएस का वोट बैंक है, और मोस्टली कांग्रेस का वोट बैंक है, लगभग हाफ ऑफ द लिब्रा। जैसे ही सिद्धरामैया की यहाँ पर एंट्री हुई कांग्रेस में, तो अहिंदा जो है वो 2013 के इलेक्शन जो कांग्रेस ने जीता वो मेजर था कि अहिंदा जो है उन्होंने पूरा कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। मेजर वोट बैंक जो हाफ कांग्रेस लेकर जाती थी वो लगभग 80 to 90%, मतलब 80 से 90% वोट बैंक जो है अहिंदा का, जो दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम क्लासेस हैं उनका वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को मिला, इसलिए कांग्रेस जीतने में सफल हुई। तो अगर हम देखें तो लिब्रा और अहिंदा 2 कम्युनिटीज, मतलब लिंगायत, ब्राह्मण, दलित, बैकवर्ड क्लासेस एंड मुस्लिम, ये लगभग कवर हो चुकी हैं। लेकिन एक कम्युनिटी जो है वो वोकलिक्स है। अब वोकलिक्स कहाँ जाता है? वोकलिक्स जाता है जेडीएस के पास, तो वोकलिक्स लगभग उनका वोट बैंक माना जाता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो ये चुनाव जो है 2018 विधानसभा चुनाव, ये वोकलिक्स कम्युनिटी के ऊपर ही टिका हुआ है। जैसा कि अभी जो न्यूज चल रही है या जो ग्राउंड पे भी जो बात है कि वोकलिक्स जो है वो इस बार जेडीएस के समर्थन में शायद नहीं जाएगा, मतलब जाएगा लेकिन इतना जिस हिसाब से जाता है उस हिसाब से नहीं जाएगा। वोकलिक्स वहां से कटेगा। अब दोनों बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनकी आय है वोकलिक्स वोट बैंक पे, क्योंकि जो मेजर ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो तो उनका है ही सही। वोकलिक्स जो है वो इस बार कट रहा है, तो वो जिधर जाएगा वही डिसाइड करेगा कि मोस्ट प्रोबेबली वही डिसाइड करेगा कि 2018 किसका होगा। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन पर बात करें तो हम देख सकते हैं कि 3 सर्वे, लगभग 2-3 सर्वे अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 2 जनवरी को पब्लिक टीवी का सर्वे था, उसमें कांग्रेस को बढ़त बताई गई, लगभग 90 से 100 सीटें बताई गई। टीवी सी वोटर का सर्वे था, उसमें लगभग 102 सीटें बताई गई कांग्रेस की। और अगर हम मुख्यमंत्री की दावेदारी के रूप में देखें तो अभी भी सिद्धरामैया इतना आगे हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनकी चाहत है उसको अभी न येदियुरप्पा कर पा रहे हैं, न कुमारस्वामी कर पा रहे हैं। अगर हम सर्वे के हिसाब से देखें तो लगभग 34% लोगों ने ये चाहा कि सिद्धरामैया जो है वही हमारे अगले सीएम होने चाहिए, जबकि उनसे लगभग हाफ लोगों ने येदियुरप्पा को चाहा और लगभग 14% लोगों ने कुमारस्वामी को चाहा। तो सीएम कैंडिडेट के रूप में भी सिद्धरामैया जो है वो बेस्ट कर रहे हैं। अभी तक दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट नहीं निकाली है, लेकिन जेडीएस अपनी लिस्ट निकाल चुकी है और उनने 126 ने अलोंग विद सीएम कैंडिडेट डॉक्टर कुमारस्वामी, उनके नाम की लिस्ट उन्होंने डिसाइड कर दी है। अगर हम और अब हम जाते हैं
ओल्ड ट्रिक्स जो कांग्रेस अपना रही है, और मुझे जहां तक है सिद्धरामैया जो इस बार पोल ट्रिक्स अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, वो शायद बेहतरीन है। वो राजनीति कर रहे हैं टेट फॉर टेट। बीजेपी का जो चुनाव पॉलिटिक्स होती है वही सिद्धरामैया अपना रहे हैं। वो इस बार मतलब पॉलिटिकल ग्राउंड से हटकर कुछ अलग डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप इसको आप राजनीतिक कूटनीतिकता कह सकते हैं कि 25 जनवरी और 4 फरवरी दोनों दिन बीजेपी की बड़ी रैलियां थी। एक मोदी जी आ रहे थे, एक अमित शाह आ रहे थे। सिद्धरामैया ने, ये पॉलिटिकल न्यूज में आया है, कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी शायद ये कर्नाटक के लोग जानते होंगे और आपको भी बताना जरूरी है कि कर्नाटक बंद का ऐलान हुआ 25 जनवरी को, मतलब 25 जनवरी को और 4 जनवरी को। ये एक बहुत ही सेटल्ड वे में जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई वो था। कर्नाटक में एक इश्यू चल रहा है मडगई रिवर का। वो इश्यू जो है वो 3 राज्यों से कनेक्टेड है, गोवा, कर्नाटक और एक और जो नाइबरहुड का राज्य है उससे। तो सिद्धरामैया या जो भी वहां के कन्नड़ संगठन है उनने वहां पे जस्ट मोदी जी की रैली के टाइम उन्होंने कर्नाटक बंद का ऐलान कर दिया। इसमें यह कहा जाता है कि सिद्धरामैया ने मिलकर और कांग्रेस ने मिलकर ये ऐलान करवाया ताकि रैली अनसक्सेसफुल हो जाए। वैसे अगर कहा जाए तो ये राजनीतिक कूटनीतिक रूप से सही है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब करते हैं। बीजेपी कई जगह पे पता नहीं क्या क्या कर रही है, वो आपको ही पता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरीके से कर्नाटक कांग्रेस में जो नेता आ रहे हैं, अगर आपको मैं जानकारी दूं कि बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं, वहां के कर्नाटक के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो फॉर्मर मिनिस्टर हैं BS आनंद सिंह। उनने अभी फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन की है, जो कि कर्नाटक में माइनिंग के बहुत बड़े माफिया के रूप में भी जाने जाते हैं। हाँ, उनका बैकग्राउंड थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन सिद्धरामैया ने इसको सीधा साइड में करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लूंगा, चाहे जो हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं लूंगा। क्योंकि पॉलिटिक्स वाकई में बीजेपी भी आप देख रहे हो कि लगातार ऐसे लोगों को ले रही है। और अभी तक आनंद सिंह ऐसा कोई नहीं है कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, हाँ, लेकिन वो बड़े एक हस्ती हैं कर्नाटक की, तो उनका आने से कांग्रेस बूस्ट हुई है। इसके अलावा 7 जेडीएस MLA जो है वो अभी फॉर्मली उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो राहुल गांधी से सिद्धरामैया के साथ जाके मिले हैं, तो इससे भी कांग्रेस स्ट्रांग हुई है। ऐसे ही एक और अगर आप देखें तो एक और जो कैंडिडेट हैं, सिटिंग MLA हैं अभी, MLA अशोक खेनी, उनने भी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की है। अशोक खेनी भी एक बहुत बड़ा नाम है। कर्नाटक कांग्रेस ने एक और डिमांड की थी कि प्रियंका गांधी को हमारा स्टार प्रचारक बनाया जाए, उससे कर्नाटक कांग्रेस को बूस्ट मिलेगा। तो हाईकमान ने उनकी ये बात मानी है और प्रियंका गांधी जो है वो कर्नाटक कांग्रेस की स्टार प्रचारक होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपने वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं हर पॉलिटिकल अपडेट आपको देता रहूंगा।